हेलो मैजिकल माइंड्स, वेलकम टू एडुअटेक। तो डियर, आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सफ़र शुरू करने जा रहे हैं और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की पूरी सीरीज में बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे। तो आज जो है हम इंट्रोडक्शन पोर्शन करेंगे और जिसमें हम देखेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कौन कौन से टॉपिक्स हैं और बेसिकली ये टॉपिक्स आए कहाँ से। जैसे होता है ना कि एक सफर की शुरुआत में अगर हमें ये मालूम हो कि कितने स्टेशंस हैं और किसके बाद कौन सा स्टेशन आएगा, तो वो जो सफर का मजा है वो कुछ अलग ही हो जाता है। तो वही इंट्रोडक्शन मैं आपको यहाँ पर देने जा रही हूँ। तो ये जो जर्नी है हमारी, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और इसको आप मेरे साथ पूरा करिए। इसके बाद जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा वो आपके लिए बहुत इजी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम देखते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। राइट। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे अटैक करने जा रहे हैं। राइट। जिसके बाद हमें इस फाइनेंस के पेपर से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। राइट। तो चलिए, हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब एक बात बताइए, आजकल बहुत सारी बातें होती है स्टार्टअप्स स्टार्टअप्स हमें ये बिजनेस स्टार्ट करना है। राइट। तो वैसे ही हमारे यहाँ पर दो मेरे फेवरेट करेक्टर हैं, चुन्नू और मुन्नू। राइट। चुन्नू और मुन्नू के माइंड में एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है। राइट। बिजनेस आइडिया है और वो इस आइडिया के लिए कंपनी बनाने का ख्वाब जो है देखते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, क्यों ना ये ख्वाब हकीकत में बदले। हकीकत में तो होगा ही, जब हम सोचेंगे तभी तो होगा। राइट। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो चुन्नू और मुन्नू है उनके दिमाग में है आइडिया, और वो एक कंपनी फॉर्म करके जो है अपने इस आइडिया, इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो भाई, जब हम कभी किसी भी स्टार्टअप के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आती है? सबसे पहली प्रॉब्लम आती है पैसा। हाँ जी, पैसा, मनी, फाइनेंस। और ये जो फाइनेंस है जिसके बारे में आपको सबसे पहले सोचना पड़ता है कि भाई बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? फंड चाहिए, मनी चाहिए। तो आखिर हम फंड कहाँ से रेस करेंगे? ठीक है। तो अगर हम कंपनी की बात कर रहे हैं, जैसे चुन्नू मुन्नू है, उनके दिमाग में स्टार्टअप का आइडिया है और उन्होंने इसके लिए मेहनत की, रिसर्च की और उन्होंने ये एस्टिमेशन लगाया। एस्टिमेशन लगाकर उन्होंने कहा कि हमें जो है अप्रॉक्स 2 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। 2 करोड़ टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड की जरूरत होगी। कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल का मतलब क्या होता है? पूंजी। कैपिटल एम्प्लॉयड। राइट। तो अब चुन्नू मुन्नू के पास कुछ पैसे तो हैं, चुन्नू मुन्नू के पास कुछ पैसे तो हैं। इन दोनों का आइडिया है, ये दोनों कंपनी के क्या बनेंगे? प्रमोटर्स बनेंगे। और प्रमोटर्स, इन प्रमोटर्स ने अपना कुछ पैसा जो है वो कंपनी में इन्वेस्ट किया। दोनों ने अपनी जिंदगी की जो जमा पूंजी थी वो अपने आइडिया में लगा दी और दोनों ने, कह लीजिए, 0.5 करोड़ 0.5 करोड़ रुपीस की 50-50% शेयर होल्डिंग ले ली अपनी कंपनी में और 1 करोड़ का अरेंजमेंट कर लिया। राइट। अब लेकिन इनको टोटल फंड की रिक्वायरमेंट कितनी है? 2 करोड़। राइट। तो ये जो 2 करोड़ है ये बाहर वालों से ले लेंगे या बैंक के पास जाकर अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करेंगे, या जो बाहर वाले हैं वो इनको लोन के तौर पे पैसे दे देंगे। राइट। 2 करोड़ में 1 करोड़ इन्होंने अपना लगाया और 1 करोड़ क्या है, इनको जो है बाहर वाले फंड दे देंगे। इन्होंने अरेंज कर लिया। राइट। और लोन के तौर पे पैसा ले लिया क्योंकि चाहिए था। इन्हें पैसे की क्या थी?
जरूरत थी। तो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझने के लिए यहाँ पे एक बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं, और बैलेंस शीट हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बना रहे हैं, जबकि मे भी आपको पता होगा राइट कि कंपनी के केस में वर्टिकल फॉर्म में बैलेंस शीट बनती है। लेकिन हमें बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है। वर्टिकल बैलेंस शीट का मतलब पहले हम लाइबिलिटीज दिखाते हैं राइट, उसके बाद हम क्या दिखाते हैं, एसेट्स दिखाते हैं। ये आपकी वर्टिकल बैलेंस शीट होती है राइट। तो यहां पर मैंने कहा कि इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी के तौर पे चुन्नू और मुन्नू ने दोनों ने 0.5 करोड़ लगाकर 1 करोड़ पैसा क्या है लगा दिया राइट। अगर हम सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी एक होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी होता है राइट। हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नील है। आपको पता होगा इक्विटी शेयर में जो इन्वेस्ट करता है वो सबसे ज्यादा उसको रिस्क होता है। मैं मानकर चल रही हूँ आपको सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के बारे में आइडिया है, अगर नहीं है तो आप इसके रिगार्डिंग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं राइट। तो कंपनी में एक तो इक्विटी शेयर होल्डर यानी कि चुन्नू और मुन्नू ने अपना पैसा लगाया राइट। तो इन्होंने इक्विटी में इन्वेस्ट किया 0.5 करोड़। प्रेफरेंस शेयर होल्डर यहाँ पे है नहीं राइट। और बाहर वालों से जो लॉन्ग टर्म लोन लिया यानी कि इन्होंने अपने कंपनी के क्या इशू किए थे, डिबेंचर्स, डिबेंचर्स राइट। और इन्होंने 1 करोड़ बाहर वालों से लोन जो है वो रेस कर लिया, डिबेंचर इशू किए और रेस कर लिया। तो एक बार मैं आपको सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की ब्रीफिंग दे देती हूँ कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंस यानी कि आप कहाँ से फंड रेज कर सकते हैं। और कंपनी के केस में यहाँ पर 3 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आप देख रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड डेट कैपिटल यानी कि डिबेंचर्स राइट। तो जो सबसे ज्यादा रिस्की सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो इक्विटी शेयर कैपिटल होता है राइट। अगर पैसा डूबता है तो इन्हीं का डूबता है, ठीक है। उससे ज्यादा जो सेफ है वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है, और सबसे ज्यादा सेफ डिबेंचर होल्डर्स का पैसा होता है यानी कि जो लेंडर्स होते हैं। अब ऐसा क्यों बोला गया, ऐसा इसलिए बोला गया कि डिबेंचर होल्डर्स को रिटर्न के तौर पे क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इंटरेस्ट जो है वो फिक्स्ड होता है। जैसे कि अगर 10% डिबेंचर्स है तो यानी कि 1 करोड़ का 10% जो है हर साल इंटरेस्ट जाएगा राइट। तो इंटरेस्ट जाता ही जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि आपकी सेल्स हो रही है कि नहीं हो रही है, आपको इंटरेस्ट देना ही देना है राइट। जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आप डिविडेंड तब दोगे अगर प्रॉफिट होगा, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड क्या होता है, फिक्स्ड होता है। जबकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को का डिविडेंड वेरिएबल होता है यानी कि डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देने के बाद, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रेट से डिविडेंड देने के बाद अगर कुछ बचा तो वो डिविडेंड के तौर पे इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाएगा। और कोई जरूरी नहीं है कि बचा हुआ पूरा प्रॉफिट हम डिविडेंड के तौर पे बांट दें, उसको भी हम रिजर्व में बचा कर रखते हैं। तो इसका सीक्वेंस क्या होता है, क्या चीजें होती है, ये अभी हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे और वहां पर इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। तो ये एक मैंने जस्ट आइडिया दिया ताकि जो कॉमर्स वाले भी हैं उनको एक रिफ्रेश हो जाए कि हाँ क्या कॉन्सेप्ट है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का राइट। तो आपको ये पता है कि ये जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है। अब एक बात बताओ, इन सब के लिए हम टर्म क्या यूज कर रहे हैं, इन सब के लिए आपने कहा हमने टर्म यूज किया कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या हुआ, कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल जिसमें इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा जब तक कंपनी है तब तक वो पैसा वापस नहीं आएगा। हाँ ये बात अलग है कि इक्विटी शेयर होल्डर दूसरे को शेयर्स क्या है अपने ट्रांसफर कर दे राइट, अगर पब्लिक लिमिटेड है तो राइट। तो किसी मतलब कि इक्विटी शेयर होल्डर अपने शेयर्स ट्रांसफर कर सकता है, मार्केट में वो शेयर्स फ्लोट होते रहेंगे। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा अगर आप चाहते हैं कि कंपनी वापस करे तो तभी होगा जब कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी राइट। डिबेंचर होल्डर्स का पैसा
लॉन्ग टर्म के लिए है, यानी अगर रिडीमेबल डिवेंचर्स हैं तो 5 या 10 ईयर्स जो भी उनका रिडम्पशन पीरियड है उसके बाद पेमेंट मिलेगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ना कि कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ये हुआ जो पैसा कभी वापस नहीं मिलेगा या लंबे समय के बाद वापस मिलेगा। बिल्कुल सही कह सकते हैं, राइट। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस है। तो यहां से हमें पता लगा कि हमारा यहां पर पहला टॉपिक अगर हम देखें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कौन सा टॉपिक निकला आपका, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, राइट। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बिल्कुल समझ में आ गया, राइट। अब हम बात करें, अब एक बात बताओ, सबसे पहले आपने ये अंदाजा लगाया था, चुन्नू मुन्नू ने अंदाजा लगाया था कि 2 करोड़ शेयर कैपिटल चाहिए। यस, बिल्कुल लगाया था। अब 2 करोड़ में उनके पास कितना था, उनके पास था 1 करोड़, और 1 करोड़ फंड उन्होंने बाहर लोन के तौर पे उठाया, राइट। यानी उनकी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर मैं इन तीनों के अमाउंट की बात करूं तो ये जो तीनों है ये हमारा कितना था, 2 करोड़, और 2 करोड़ में 1 करोड़ हमारा इक्विटी है और 1 करोड़ हमारा डेट है, यानी कि डेट और इक्विटी का प्रोपोर्शन 50-50% है, राइट। दैट इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर। तो यहां पे हमारा एक और टॉपिक यहां से निकल कर आया, कैपिटल स्ट्रक्चर, राइट। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या हुआ, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में जो वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं उनका प्रोपोर्शन क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी इन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर, राइट। कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 50-50% है। मे बी इक्विटी क्या हो, ज्यादा हो, डेट फंड क्या हो, कम हो। मे बी इक्विटी थोड़ा कम हो और डेट फंड क्या है, ज्यादा है। तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन का आंसर हमें कौन देता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट देता है कि आपका इक्विटी ज्यादा होना चाहिए कि डेट ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल, ये हमें समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, यहां पर एक बात बताओ, जो चुन्नू और मुन्नू ने बिजनेस में पैसा लगाया, चुन्नू और मुन्नू भाई साहब ने हमारे बिजनेस में जो भी पैसा लगाया, ठीक है, ये तो थे चुन्नू और मुन्नू, ठीक है, चुन्नू और मुन्नू, राइट। और ये है हमारी कंपनी, ठीक है, ये हमारी कंपनी है जहां पे इन्होंने क्या लगाया, पैसा लगाया, ठीक है, कंपनी में इन्होंने इन्वेस्ट किया। अब इन्होंने इन्वेस्ट किसके थ्रू किया, इन्होंने इन्वेस्ट किया इक्विटी शेयर कैपिटल, शॉर्ट में लिखा है मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहां ये बताओ कि चुन्नू और मुन्नू की कुछ एक्सपेक्टेशन होगी, आपने कहा हाँ बिल्कुल होगी। इनको फ्यूचर में उम्मीद है कि इनकी अर्निंग होगी, कंपनी के प्रॉफिट में से इनको हिस्सा मिलेगा, यानी इनको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। मे बी चुन्नू और मुन्नू के अलावा भी और कोई लोग भी अगर आइडिया में शामिल होते हैं, अगर कुछ लोग और कहते नहीं हम लोन के तौर पे नहीं, हमें तुम्हारे आइडिया पे भरोसा है और हम तुम्हारी शेयर कैपिटल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी इन्वेस्ट कर सकते थे, किस उम्मीद से कि अरे आइडिया बहुत अच्छा है, फ्यूचर में प्रॉफिट जनरेट होगा, तो सबको पैसे देने के बाद जो होगा वो हम सब मिल बांट कर क्या है खाएंगे, हमें डिविडेंड मिलेगा, राइट। तो इनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, इनकी एक्सपेक्टेशन किसकी है, इनकी एक्सपेक्टेशन है किसकी, अर्निंग की, राइट। ऐसे ही जो बाहर वाले हैं, ठीक है, बाहर वाले जो कि आपके क्या हैं, डिबेंचर होल्डर्स, आप कह सकते हो डिबेंचर होल्डर्स क्या है, जिन्होंने क्या दिया, लोन दिया, ठीक है, जिन्होंने जो है लोन कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे हैं, उन्होंने कंपनी को लोन के तौर पे 1 करोड़ पैसा दिया। क्या उनकी एक्सपेक्टेशन नहीं है, आप कहोगे भाई उनकी भी क्या है एक्सपेक्टेशन है, वो जो है ख्वाब देख रहे हैं कि उन्होंने पैसा दिया है, उनको कोई मतलब नहीं कि कंपनी की सेल्स होती है कि नहीं होती है, उनको जो है फिक्स्ड परसेंटेज किसका मिलेगा, इंटरेस्ट का मिलेगा, उनको भी रिटर्न की क्या है उम्मीद है, राइट। तो आप ये गौर कर रहे हो कि ये जो डिविडेंड है और जो इंटरेस्ट है, ये हमारे जो चुन्नू और मुन्नू
और ये जो डिबेंचर होल्डर्स हैं जो कि हमारे क्या है, इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स, इनके लिए क्या है, इनके लिए, इन्वेस्टर्स के लिए ये है रिटर्न। रिटर्न, रिटर्न क्यों है, क्योंकि इन्होंने क्या ले रखा है, रिस्क। इक्विटी शेयर होल्डर ने रिस्क ज्यादा लिया है, डिबेंचर होल्डर्स ने रिस्क कम लिया है, क्योंकि डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर को रिटर्न तभी मिलेगा जब कुछ बिजनेस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट दे देंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड दे देंगे, फिर अगर कुछ बचेगा तो इनको मिलेगा। समझ में आ रही है बात, राइट? तो यहां पर बात हो रही है कि इन्वेस्टर क्या ले रहा है, रिस्क, और रिस्क लेने के कारण उसको क्या मिल रहा है, रिटर्न, राइट? तो दैट इज कॉल्ड रिस्क एंड रिटर्न। ये हमारा एक टॉपिक होता है, ये एक हमारा टॉपिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिस्क एंड रिटर्न। समझ रहे हो, राइट? और इन्वेस्टर के लिए एक और टॉपिक पढ़ाया जाता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मतलब कि आपके पास अगर टोटल फंड है तो आप अपना फंड कितनी कंपनी के शेयर्स में लगाओगे, अलग अलग कंपनी के शेयर्स में लगाओगे, अलग अलग कंपनी के डिबेंचर्स में लगाओगे, कुछ शेयर्स में लगाओगे, कुछ डिबेंचर्स में लगाओगे, कुछ एफडी में लगाओगे, कुछ रियल एस्टेट में लगाओगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि सारा पैसा आप एक ही जगह इन्वेस्ट नहीं करते, अलग अलग सोर्सेज में इन्वेस्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो एक टॉपिक ये होता है। अब ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये है आपका किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ये है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड रिस्क एंड रिटर्न। अब इसी को अगर हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक बात बताओ, ये जो कंपनी बेचारी इंटरेस्ट पे कर रही है, इंटरेस्ट पे कर रही है, डिविडेंड दे रही है, ये क्यों दे रही है, क्योंकि इस कंपनी ने फंड उठा रखा है, इस कंपनी ने पैसे ले रखे हैं, तो पैसे पे रिटर्न दे रही है कंपनी, क्या दे रही है, रिटर्न दे रही है इन्वेस्टर को। तो जो चीज इन्वेस्टर के लिए क्या है, रिटर्न है, वही चीज कंपनी के लिए क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट क्या है, इंटरेस्ट। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है, डिविडेंड। जो इन्वेस्टर, देखो देखने का नजरिया अलग अलग है। अगर आप शेयर होल्डर हो तो शेयर होल्डर की तरफ से अगर आप देखोगे तो आप सेम चीज को क्या बोलोगे, रिटर्न। रिटर्न क्यों मिल रहा है, क्योंकि मैंने रिस्क लिया है, राइट? लेकिन अगर आप कंपनी के नजरिए से देखोगे तो आप क्या पाओगे कि अरे ये तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, क्योंकि हमने फंड उठाया है, फंड लिया है, दैट्स वाई हमें जो है डिविडेंड देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी कि ये कैपिटल की क्या है, कॉस्ट है। व्हाट माय पॉइंट, राइट? तो ये आपका क्या हुआ, देखो चीज एक ही है, देखने का नजरिया अलग अलग है। कंपनी की तरफ से देखोगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाएगा, इन्वेस्टर की तरफ से देखोगे रिस्क एंड रिटर्न कहलाएगा। ये बात, ये कॉन्सेप्ट जो याद रखता, क्योंकि यहाँ पे थ्योरीज जो है बहुत सारी सेम है, राइट? तो यहां से हमारा टॉपिक क्या निकला, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट? तो आपने ये देखा कि जब हमने पैसा उठाया, जब हमने पैसा क्या किया, फंड जो है रेज किया, ठीक है? तो यहां पे हमारे टॉपिक्स क्या क्या निकल रहे हैं, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट? तो अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शंस की बात करें, किसकी बात करें, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है? अगर हम यहां पे बात करें functions of financial management, राइट? तो यहां पर पहला जो डिसीजन है, वो पहला डिसीजन कौन सा है, फाइनेंसिंग डिसीजन। कौन सा डिसीजन है, फाइनेंसिंग डिसीजन। और फाइनेंसिंग डिसीजन में हमने क्या क्या देखा, फाइनेंसिंग डिसीजन में हमने क्या क्या बात देखी, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। हमें ये देखना है कि फंड उठाने के लिए
कौन कौन से सोर्सेज हैं? टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट में, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में उन सोर्सेस का प्रपोर्शन क्या होगा, यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, राइट। इसके बाद हम यहां पे ये देखते हैं कि जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है उनकी कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि अगर डेट उठा रहे हैं तो कितना इंटरेस्ट देना है, अगर इक्विटी के थ्रू फंड रेज कर रहे हैं तो कितना डिविडेंड देना है। भाई हमारे लिए तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो सस्ता होगा, जो चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस होगा, उसको हम क्या करेंगे, रेज कर लेंगे, राइट। तो फाइनेंसिंग डिसीजन। और यहां पर एक और टॉपिक हम पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं लीवरेज एनालिसिस। लीवरेज एनालिसिस में बेसिकली हम ये देखते हैं कि जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, अब जैसे आपने देखा इंटरेस्ट का बर्डन आपने ले लिया, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट मैंने कहा सेल्स हो ना हो, डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना ही देना है, यानी कि फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट का बर्डन, राइट। ऐसे ही आपका बिजनेस है, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट होगी उसका बर्डन, राइट। तो बिजनेस में कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, फिर कितना प्रॉफिट बच रहा है, राइट। जो डिफरेंट वेरिएबल्स है उसमें रिलेशनशिप क्या होगा, उस अकॉर्डिंग हम डिसीजन मेकिंग लेते हैं, जो कि हम कहाँ कवर करते हैं, लीवरेज। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि यहां पर जब हम प्रिक्योरमेंट ऑफ फंड की बात कर रहे हैं, यानी कि फंड को रेज करने की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो चीजें हैं ये आपकी किस में आती हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन में। अब आपकी पहली प्रॉब्लम एज अ फाइनेंस मैनेजर सॉल्व हो गई। आपने फंड के सोर्सेस आपको पता थे, ठीक है, आपको टोटल एस्टिमेशन, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड का रिक्वायरमेंट आपको पता था, आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को देखते हुए कैपिटल स्ट्रक्चर क्या कर लिया, डिसाइड कर लिया, और इन सब डिसीजंस में फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट कितनी है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट कितनी है, इन सब का आपने एनालिसिस किया लीवरेज एनालिसिस के थ्रू, और आपने फंड क्या है रेज कर लिया। बहुत अच्छी बात है। अब हम आते हैं वापस अपने बैलेंस शीट में। चलो भाई, पैसे तो आ गए, पैसे तो आ गए बिजनेस करने के लिए, राइट। अब प्रॉब्लम क्या है, पैसे तो आ गए, अब प्रॉब्लम ये है कि अब इन पैसों को क्या करना है, अब इन पैसों को हमें क्या करना है, इन्वेस्ट करना है भाई, इन्वेस्ट करना है, ठीक है। इन्वेस्ट कहाँ करेंगे, इन्वेस्ट हम करेंगे, अगर हम एसेट साइड देखें, यहाँ पे आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, लाइबिलिटीज है, और राइट हैंड साइड हम क्या देख रहे हैं, एसेट्स। इन्वेस्ट किस में करेंगे भाई, फिक्स्ड एसेट्स में, फिक्स्ड एसेट्स, राइट। और इन्वेस्टमेंट्स हैं, इनमें हम क्या है, पैसे जो है वो लगाएंगे। अब हमें अपने बिजनेस के लिए बिल्डिंग चाहिए, लैंड चाहिए, मशीनरी चाहिए, प्लांट चाहिए, राइट। तो अब अगर हमारे पास 3 मशीन्स के ऑप्शंस हैं, तो कौन सी मशीन लें, मशीन लीज पे भी मिल सकती है, मशीन बाय भी की जा सकती है, राइट। तो यानी कि अब हमारा नेक्स्ट डिसीजन कौन सा होने वाला है, फंड को रेज करने के बाद, जब आपका फंड क्या हो गया है, रेज हो गया है, तो उसके बाद नेक्स्ट डिसीजन है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन में लॉन्ग टर्म सोर्सेस से जो पैसा आया है उसको हम 2 टाइप से यहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक हमारा होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब कि कई साल के लिए, 1 साल से ज्यादा की बात कर रहे हैं, राइट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और दूसरा हमारा क्या होगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। समझ में आ रही है बात, ठीक है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की हम बात करेंगे, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहां पे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। इतना बड़ा टॉपिक है कि अपने आप में अकेली बुक ही कैपिटल बजटिंग, ठीक है। तो मैंने आपको बताया मशीन आपको लीज पे भी अवेलेबल है, मशीन आप खरीद भी सकते हो। आप कैसे डिसीजन लोगे कि मशीन खरीदी जाए कि लीज पे अवेलेबल है, आपके पास 3 जगह लैंड बाय करने के ऑप्शन है, एक लैंड महंगी है, एक लैंड सस्ती है, लेकिन एक जगह SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, गवर्नमेंट वहां पे आपको बहुत सारे टैक्स एग्जम्पशन दे रही है, और एक जगह आपको नहीं मिल रहा है।
आपको वेरियस टाइप की क्या करनी पड़ेगी, डिसीजन मेकिंग, राइट। तो आपको ये समझ में आया कि यहां से हमारा टॉपिक क्या निकला। जब फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो यहां से हमारा टॉपिक निकला कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग में हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए डिसीजन लेते हैं कि किस एसेट में हम इन्वेस्ट करें। अब जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अगर मेट्रो प्रोजेक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस के लिए चला रही है तो गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट करने के पहले पूरा कैपिटल बजटिंग, सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेगी कि भाई अगर आज हम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इतना फेयर हम लोगों से फ्यूचर में चार्ज करेंगे, इतने लोगों का अंदाजा है कि वो इस सर्विस को लेंगे और हमारी कॉस्ट इतने टाइम बाद रिकवर होगी। तो ये चीज हम कहाँ सीखेंगे, कैपिटल बजटिंग में। समझ में आई बात। अब हमने 2 करोड़ का फंड रेज किया था और हमने ये कह लीजिए कि 1.8 करोड़ फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट में मिलाकर क्या करा, इन्वेस्ट कर दिया। 1 करोड़ 1.8 करोड़ जो है वो हमने यहां पर क्या कर दिया है, इन्वेस्ट कर दिया है। इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है, इन्वेस्ट कर दिया है, राइट। अब एक बात बताओ, क्या केवल फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करने पे काम चल जाएगा? क्या आपको, अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हो, आपको रोजमर्रा के खर्चे के लिए, आपको रॉ मटेरियल बाय करने के लिए पैसे नहीं चाहिए? आप कहोगे चाहिए। अगर हम एम्प्लॉय रखते हैं, एम्प्लॉय को सैलरी कहाँ से देंगे? अगर हमने मशीन खरीदी और हमने रेंट पे बिल्डिंग ली है तो रेंट कहाँ से देंगे? मतलब कि कुछ ना कुछ रोजमर्रा में बिजनेस में कोई ना कोई खर्चे तो होते ही हैं, वो हमको उसके लिए भी पैसा क्या है, चाहिए। तो उस इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को हम फाइनेंस में क्या बोलेंगे, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, राइट। तो ये भी आपका एक चैप्टर आएगा, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, राइट। अब वर्किंग कैपिटल की आपने डेफिनेशन आपने क्या पढ़ी हुई है? तो अकाउंट्स वाले हमारे कहेंगे कि वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है मैम, वर्किंग कैपिटल मींस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, यानी कि एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर मैं पूछूं लिटरल मीनिंग क्या है तो आप मुझे बताओगे कि देखिए यहां पे नाम क्या है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल यानी कि रोजमर्रा के बिजनेस ऑपरेशंस के लिए जो हमें छोटे छोटे खर्चे चाहिए, ठीक है। अगर हमारा शोरूम है, हमने कुछ सेल्समैन रखे, कुछ एम्प्लॉयज रखे, उनकी जो सैलरी देनी है, सफाई वाला आ रहा है उसको पैसे देने हैं, कोई कस्टमर आ रहा है मिलने आ रहा है उसको चाय पानी जो चाहिए। रॉ मटेरियल कहाँ से खरीद के लाएंगे मैम, रॉ मटेरियल खरीद के ला रहे हैं अगर मैन्युफैक्चरर है तो। अगर हम केवल सेल परचेज यानी ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हैं तो गुड्स बाय करके कहाँ से लाएंगे मैम, इसके लिए भी तो पैसा चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम लोग, बिल्कुल गलत नहीं कह रहे, बिल्कुल सही डेफिनेशन आपने यहां पर मुझको दी है, ठीक है। यही होता है वर्किंग कैपिटल का मतलब। लेकिन इसको हम थोड़ा टेक्निकली और देखें, टेक्निकली अगर हम और देखें और हम यहां पे कहें कि करंट एसेट्स, सपोज यहां पे हमारी हो गई 0.7 करोड़ और लाइबिलिटी साइड क्या है, करंट लाइबिलिटी हमारी हो गई, सपोज हम यहां पे कहें 0.5 करोड़। बैलेंस शीट हमारी बिल्कुल टैली हो रही है, ठीक है। यहां पे 2.5 करोड़ आ रहा है और यहां पे भी कितना आ रहा है, 2.5 करोड़ आ रहा है, बिल्कुल सही। अब मैं आपसे पूछूं वर्किंग कैपिटल क्या है तो अकाउंट्स वाले कहेंगे वर्किंग कैपिटल मैम 0.7 करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी यानी 0.7 माइनस 0.5 करोड़ यानी कि 0.2 करोड़ हमारी क्या है, वर्किंग कैपिटल है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसका मतलब आपने ये देखा, अब गौर करना, इसका मतलब आपने ये देखा कि ये जो 0.7 करोड़ है इसमें 0.5 करोड़ तो आपका आ रहा है कहां से, करंट लाइबिलिटीज से, राइट। और 0.2 करोड़ कहां से आ रहा है, लॉन्ग टर्म सोर्सेस से। व्हाट माय पॉइंट,
आपका 0.7 करोड़ है, 0.7 करोड़ में से जो करंट एसेट है 0.7 करोड़ करंट लाइबिलिटी से ज्यादा है, उसी को आप क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो ये 0.7 करोड़ में शॉर्ट टर्म से फाइनेंसिंग कितनी हो रही है भाई, करंट लाइबिलिटी हमारा मतलब क्या हुआ, शॉर्ट टर्म, यानी लेस देन 1 ईयर की हम बात कर रहे हैं। करंट लाइबिलिटीज में क्या आता है, करंट लाइबिलिटीज में आपके क्या आते हैं, क्रेडिटर्स आते हैं, सप्लायर्स आते हैं। सपोज मैं एग्जांपल लेके चलती हूँ कि आपके पास यहाँ पे वर्किंग कैपिटल, मतलब कि वर्किंग कैपिटल 0.2 करोड़ की है। ठीक है, 0.2 करोड़ की वर्किंग कैपिटल क्या है, अगर मैं मान के चलूं कि आप स्टॉक, करंट एसेट हमारा क्या है, शॉर्ट टर्म एसेट, ये तो आपको पता है। और एग्जाम्पल में हम क्या ले रहे हैं, सपोज आप ट्रेडर हो, ठीक है, और एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं स्टॉक, आप सामान खरीद के लाए बेचने के लिए, आपका शर्ट का शोरूम है, आप शर्ट्स जो है बाय करके लाए सप्लायर से। ठीक है, अब आप शर्ट जो है सपोज अगर हम बात करें, आप कितने की खरीद कर लाए हो, आप कह सकते हो सपोज 0.7 करोड़ के आप माल स्टॉक ही ले आए, गुड्स ही ले आए, राइट। और आपने 0.2 करोड़ जो है उसको पे कर दिया, सप्लायर को पे कर दिया, बाकी उसने आपको उधारी दे दी। उधारी अगर सप्लायर देगा तो क्या बन जाएगा, क्रेडिटर। और क्रेडिटर कहाँ आता है, क्रेडिटर आता है करंट लाइबिलिटी में। तो उसने तो आपको टाइम दे दिया ना, उधारी का मतलब क्या हुआ, उसने आपको टाइम दे दिया। आप 0.7 करोड़ का जो है गुड्स ला के बैठे हो, लेकिन आपको पेमेंट अभी कितने की करनी पड़ी, 0.2 करोड़, क्योंकि आपके पास क्या था, 0.2 करोड़ अवेलेबल था, बाकी आप उधारी लेकर आए, आपको अभी पे नहीं करना है। जब सामान बिक जाएगा, जो पैसा आएगा कॉस्ट से ज्यादा प्रॉफिट पे आप क्या करोगे, सेल करोगे, जो पैसा आएगा उससे आप सप्लायर यानी क्रेडिटर को क्या कर दोगे, पे कर दोगे। इसका मतलब जो आपकी करंट एसेट है वो फाइनेंस हो रही है 0.5 करोड़ कहां से, करंट लाइबिलिटी से। सप्लायर ने आपको उधार दे रखा है, राइट। और 0.2 करोड़ आपका कहां से रेज हुआ, जो आपका लॉन्ग टर्म सोर्सेस थे। लॉन्ग टर्म सोर्सेस हमारे कौन से थे, लॉन्ग टर्म सोर्सेस थे हमारे इक्विटी प्रेफरेंस डिवेंचर्स। सबसे मिलकर कितना पैसा आया था, 2 करोड़। 2 करोड़ में से फिक्स्ड एसेट पे कितना गया था, 1.8 करोड़, 0.2 करोड़ बचा था। 0.2 करोड़ आपका करंट एसेट का किसने फाइनेंस किया, लॉन्ग टर्म सोर्सेस ने। तो यानी कि यहां पे वर्किंग कैपिटल की एक और डेफिनेशन निकलती है कि वर्किंग कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ करंट एसेट विच इज फाइनेंस्ड बाय लॉन्ग टर्म सोर्स। यानी कि वर्किंग कैपिटल करंट एसेट का वो हिस्सा है जिसको लॉन्ग टर्म सोर्सेस फाइनेंस करते हैं, राइट। तो करंट एसेट यानी कि दो जगह से फाइनेंस होती है, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म क्या हुआ, करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म क्या हुआ, लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड का एक हिस्सा जो करंट एसेट में इन्वेस्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। क्योंकि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने जाओगे आपको फिक्स्ड एसेट के अलावा कुछ वर्किंग कैपिटल अपने पास रखनी पड़ेगी, जिससे आप गुड्स वगैरह क्या है बाय करके लाओगे, कुछ हाथ खर्च के लिए गल्ले में पैसे आपको क्या है रखने पड़ेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, वर्किंग कैपिटल। गॉट माय पॉइंट, राइट। तो यहाँ पर अगर हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की बात करें, अभी हम यहाँ पर बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ पर बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अदरवाइज अगर हम यहाँ पर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की बात करते हैं, राइट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट टॉपिक में 3 टॉपिक्स आते हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के टॉपिक में 3 टॉपिक्स आते हैं। एक हम कहते हैं डेटर्स मैनेजमेंट, डेटर्स, या आप कह सकते हो रिसीवेबल मैनेजमेंट। दूसरा हम कहते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। और तीसरा हम कहते हैं कैश मैनेजमेंट। बेसिकली ये है क्या, कैश मैनेजमेंट से आप समझो अगर आप हद से ज्यादा कैश अपने बिजनेस में रखते हो, गल्ले में रखते हो, मतलब कि शोरूम में रखते हो, ठीक है, जितने की जरूरत नहीं है आपके पास, सपोज ये कह लो 5 लाख पड़ा रहता है, 5 लाख की जरूरत आपको नहीं पड़ती, आपको मंथ में जरूरत है केवल 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपीज की, तो 4 लाख अनप्रोडक्टिव पड़े है ना,
तो आप जरूरत से ज्यादा क्यों कैश रख रहे हो, उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करो, उससे पैसा अर्न करो, राइट। मतलब कि एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैश होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। इतना कम नहीं होना चाहिए कि कुछ पे करना है, कहीं गुड्स जो है डिस्काउंट पे मिल रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी आई हो, मेरे पास कैश क्या है, अवेलेबल नहीं है। सेम चीज इन्वेंट्री पे है, हद से ज्यादा गुड्स को आप स्टॉक नहीं कर सकते, इतना कम स्टॉक भी नहीं रख सकते कि कस्टमर आया और क्या है, लौट गया। सेम चीज डेटर्स के साथ है, आप क्रेडिट पे अगर सामान नहीं दोगे तो सेल्स नहीं बढ़ेगी, सेल्स बढ़ाने के लिए आपको क्रेडिट पे सामान देना ही देना है। लेकिन अगर आप क्रेडिट पीरियड बहुत ज्यादा लंबा रखते हो तो बैड डेट्स के चांसेस क्या हैं, बढ़ जाते हैं। मे बी आपने लंबा क्रेडिट पीरियड, लॉन्ग क्रेडिट पीरियड दिया, आपकी सेल्स तो बढ़ गई लेकिन आप कलेक्शन नहीं कर पाए, आपका पैसा डूब गया, बैड डेट्स हो गया, राइट। तो क्रेडिट पॉलिसी आपकी क्या होनी चाहिए, कहाँ हम सीखेंगे, डेटर्स मैनेजमेंट में। तो ये एक वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है। चलिए मैम, हैप्पी कि हमें ये बात समझ में आ गई, राइट। अब हुआ क्या, अब देखो आपने फंड रेज किया और फंड रेज करने के बाद आपने उसको क्या कर दिया, इन्वेस्ट किया। अब एक बात बताओ, इन्वेस्ट क्यों किया था, तो आप मेरे को आंसर दोगे मैडम कैसी बात कर रहे हो, इन्वेस्ट किया तो कमाने के लिए। भाई अभी तो बात हुई थी कि इक्विटी शेयर होल्डर यानी कि ओनर जो है पैसा कमाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो, आप लोग को तो सब कुछ आता है, मैजिकल माइंड जो है आपका। तो यहां पर लास्ट डिसीजन होता है डिविडेंड डिसीजन। अब मैम ये क्या बात कर रहे हो आप, डिविडेंड डिसीजन, भाई जितना प्रॉफिट हम ले लेंगे, नहीं, प्रॉफिट आप ले नहीं लोगे, जो भी प्रॉफिट सबको सब कुछ देने के बाद, इंटरेस्ट देने के बाद, गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद, बचा खुचा, यानी बचा खुचा क्या बचा, अर्निंग्स, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, इनको जो अर्निंग बची, जो कुछ भी बचा, ठीक है, सब कुछ सारे खर्चे करने के बाद इनको जो कुछ भी यहां पर बच रहा है, ठीक है, जो कुछ भी यहां पे क्या है इनको बच रहा है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, वो सारा का सारा नहीं बांट सकते, सारा का सारा नहीं खा सकते तुम। फ्यूचर में कमाना है कि नहीं कमाना है, फ्यूचर में कमाना है ना, नए प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाओगे कि नहीं लगाओगे, हाँ जी मैम बिल्कुल लगाएंगे, नए प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाएंगे, ठीक है। सपोज आपने कमाया, सब कुछ बांटने के बाद आपके पास बचा 10 लाख, 10 लाख बचा। अब आपके पास आगे भी प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है, मे भी आपको जरूरत पड़ जाए, राइट। तो आप कुछ पोर्शन इसका कहां पे डाल देते हो, रिजर्व में, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग्स, राइट। यानी कि आपने कुछ पैसा क्या करा, बचा दिया, ठीक है, कुछ पैसा आपने क्या किया, बचा दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिटेन अर्निंग्स। और कुछ पैसा आपने क्या करा, बांट दिया, डिविडेंड के तौर पे आपने क्या करा, बांट दिया, यानी कि आपने अपने रिटर्न को निकाल लिया, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। सपोज आपने रिजर्व में डाल दिए 2 लाख और 8 लाख रुपए खा गए, ठीक है, आपको पैसों की जरूरत नहीं, आपने कहा नहीं ऐसा करो बिजनेस में ही री इन्वेस्ट कर दो, भाई प्रॉफिट जो है बड़ा अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट है, अगले साल और ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, भाई इन्वेस्ट कर दो, बहुत अच्छा चल रहा है बिजनेस, ठीक है। तो आपने क्या किया, अभी हमने 2 लाख 8 लाख का बंटवारा किया है, मे बी आपने कहा कि नहीं ऐसा करते हैं, 8 लाख जो है वो रोक के रख लेते हैं, 2 लाख हम बांट लेते हैं, हमें तो इतनी जरूरत नहीं है और जगह से पैसे आ रहे हैं। तो मतलब कि प्रॉब्लम है ना कि 10 लाख का कितना हिस्सा हम क्या करें, रोक कर रखें, और कितना हिस्सा हम क्या करें, बांट दें, ये प्रॉब्लम है ना। कितना मतलब कि 80% रोक के रखें, 20% बांटें, 50% रोक के रखें, 50% बांट दें, राइट, कि 80% रोक के रखें और 20% बांट दें, या 80% बांट दें, 20% रोक के रखें, है ना। तो क्या करेंगे, क्या बेटर है, किस सिचुएशन में क्या बेटर है, यहां पे हम क्या पढ़ेंगे, डिविडेंड डिसीजन, व्हाट माय पॉइंट।
यहाँ पे हमारा क्या आया टॉपिक, डिविडेंड डिसीजन। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है। अभी आपने देखा हमारी कंपनी नई थी, जब हमने ये टॉपिक शुरू किया था तो हमारी कंपनी क्या थी, नई थी, राइट। कंपनी नई थी तो हमने यहाँ पे सोर्सेस ऑफ फाइनेंस में क्या क्या देखा था, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, राइट। फिर हम क्या देख रहे थे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, राइट, ये देख रहे थे क्योंकि कंपनी हमारी क्या थी, नई थी, ठीक है। और क्या देख रहे थे, डिवेंचर्स। लेकिन अगर कंपनी पुरानी है तो पुरानी कंपनी के पास भी क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस। देखा जाए तो रिजर्व एंड सरप्लस किसका पैसा होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ। ये जो रिजर्व एंड सरप्लस पैसा है ये है किसका, इक्विटी शेयर होल्डर का, जो कि पैसा उसने विड्रॉ नहीं किया डिविडेंड के तौर पे, उसने रिजर्व के लिए रख दिया कि फ्यूचर में अगर कंपनी को फंड की जरूरत हो तो फ्रेश इक्विटी शेयर ना इशू करने पड़े, बाहर से लोन ना लेना पड़े, नए लोगों को मालिक ना बनाना पड़े, इस रिजर्व से भी क्या हो जाए, फाइनेंसिंग हो जाए। यानी कि आपने क्या सीखा कि रिजर्व एंड सरप्लस, यानी अगर कंपनी पुरानी है और पुरानी कंपनी ने जो अर्न किया हुआ पैसा है उसमें से कुछ बचा कर रखा है तो वो भी फाइनेंसिंग के काम आता है, क्योंकि प्रॉफिट बांटा नहीं गया है, जो इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा उसने रिजर्व में रख दिया है वो भी हमारे फाइनेंसिंग के काम आता है। तो आप कह रहे होगे मैम आप ये चीज बता क्यों रहे हो, ये चीज मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि कभी कभी एक क्वेश्चन आपसे थ्योरी में पूछा जाता है। मैंने कहा था ना आज इंट्रोडक्शन में कुछ बेसिक थ्योरी क्वेश्चंस भी पूरे हो जाएंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होते हैं, कितने टाइप के डिसीजंस लिए जाते हैं। अगर आपसे कोई कहेगा तो आपको पता है कि फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, राइट। एक क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है जो पूछा जाता है कि यहां पे आपसे कहेंगे कि फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड डिविडेंड डिसीजंस आर इंटररिलेटेड, इंटररिलेटेड, कमेंट, राइट। अगर ये क्वेश्चन पूछते हैं तो अब आपको पता है, आपको पता है भाई फंड रेज किया, कंपनी नहीं थी, फंड रेज किया, इक्विटी शेयर कैपिटल, डेट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से रेज करने के बाद फंड को हमने इन्वेस्ट किया, वहां पे हमने क्या लिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्ट करने के बाद हमने कमाया और कमाने के बाद कुछ हिस्सा हमने रिजर्व एंड सरप्लस में रख दिया और रिजर्व एंड सरप्लस हमारा क्या बन गया, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। और कैसा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, इंटरनल, इंटरनल घर की बात है, कंपनी ने, कंपनी के पास ऑलरेडी घर में फंड क्या है, पड़ा हुआ है, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस ये बन गया। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारे जो फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड डिसीजंस जो है वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, राइट। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा ये जो 3 डिसीजंस हमने पढ़े, जो हमने यहाँ पर 3 डिसीजंस अभी पढ़े, राइट। ये जो तीनों के तीनों डिसीजंस में जितने भी टॉपिक्स मैंने लिखे, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लीवरेज, कैपिटल बस्टिंग, कैपिटल बस्टिंग में एक हम टॉपिक और पढ़ेंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में सब टॉपिक्स, और लास्टली हमने यहां पर क्या पढ़ा, डिविडेंड डिसीजन। आप किसी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक को उठा लीजिए, आपको यही टॉपिक्स जो हैं उसमें पढ़ने को मिलेंगे, जो बेसिक लेवल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट। तो आई होप कि आपको आज पूरा आइडिया लग गया होगा कि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, राइट। तो मेरी पूरी कोशिश थी आपको सारी चीज क्लियर करने की। प्लीज अगर कोई इंप्रूवमेंट चाहिए, कोई और चीज आपको कॉन्सेप्ट और किसी कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी चाहिए तो कमेंट में आप वहां पर मैसेज छोड़ सकते हैं, कमेंट में आप लिख सकते हैं। और प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ये चीज पसंद आई, आपको रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर सीरीज जो है वो मिलती रहे। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।